हाँ बोलो बच्चे, ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। तो इस सी के कोऑर्डिनेट को रखेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2x, 2 × -5 + R2 cos θ, y की जगह पर -4 + R2 sin θ +4 = 0। 4 4 कैंसिल, R2 कॉमन करेंगे तो 2 cos θ + sin θ = 10 हो जाएगा। तो R2 = 10/2 cos θ + sin θ। अब कोई इसका शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, ठीक है? ये समझो ना, पिछला क्वेश्चन 3 टाइम्स है और थीटा भी निकालना है, तो समझो उसका 4 टाइम्स है ये, तो टाइम भी लगेगा और लिखना भी ज़्यादा पड़ेगा इसमें। अब ऐसा क्वेश्चन साइड क्यों पूछा है? क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सब लोग इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए IIT पूछा होगा। सिमिलरली अब डी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। डी के कोऑर्डिनेट भी कैसे लिखेंगे? R1 के जगह पर R3 रख दो तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 + R3 cos θ -4 + R3 sin θ, और इस कोऑर्डिनेट को रखेंगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे -5 + R3 cos θ, माइनस वाई है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4 - R3 sin θ = 5। यहाँ -5 था, -5 पे लिखते हैं, -5 = 0। R3 कॉमन करो, cos θ - sin θ कितना हो गया? 6। तो R3 = 6/cos θ - sin θ। क्लियर है? यस सर। अब इन सभी को इस लास्ट कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है 15/AB, AB का मतलब R1, AC का मतलब R2, AD का मतलब R3, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज में सिंस 15/R1², यह R1 है, फिर 10/R2² और 6/R3² गिवन है। तो R1 का वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 15/R1 का वैल्यू क्या है? R1 का वैल्यू है, R1 कहाँ निकालेगा? यहाँ पर 15/cos θ + 3 sin θ। इसमें रखेंगे 15/cos θ, तो ऊपर चला जाएगा cos θ + 3 sin θ, फिर प्लस 10/R2², अच्छा होल स्क्वायर भी होगा, R1²। ये कुछ गड़बड़ टाइप किया हुआ है मुझे लगता है, यह स्क्वायर ना बाहर में होना चाहिए, बाहर, ठीक है? स्क्वायर यहाँ पर नहीं। तो यह जो वैल्यू रखेंगे स्क्वायर, ठीक है? R2 का वैल्यू 10/this 2 cos θ + sin θ। यहाँ पर 10/, अपॉन जो ऊपर चला जाएगा, क्या था? 2 cos θ + sin θ, 2 cos θ + sin θ होल स्क्वायर = 6/R3², या R1 होल स्क्वायर, R2 होल स्क्वायर, R3 होल स्क्वायर। 6/R3 का वैल्यू भी 6/ था, तो 6/cos θ - sin θ, तो ऊपर चला जाएगा cos θ - sin θ का होल स्क्वायर।
तो यह नंबर कैंसिल, स्क्वायर को ब्रेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, 3×6 6 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 2ab। सिमिलरली यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अब इसमें देखिए 9 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है 10 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर तो कैंसिल कर दो, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और 6 4 10 और इधर आएगा तो 2, यह हो जाएगा 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? yes, अब देखो थीटा निकालना है हम लोगों को, तो शायद आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अब भूल गए होंगे। याद है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में एक पढ़ा था एक मेथड कि यदि डिग्री इसका 2 है, इसका भी डिग्री 2 है और इसका भी डिग्री 2 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड करते हैं। यह मेथड है होमोजेनियस इक्वेशन। शायद ये रिकॉर्डिंग क्लास हमने भेजा था इसका। तो इसमें डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यह ट्रिगोनोमेट्री का मेथड होगा। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 9 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा और 12 एक कॉस कैंसिल होगा और साइन बाई कॉस एक बच जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 0। अब टेन थीटा को टी मान लो, टी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज हो जाएगा क्या? 36 हो जाएगा फैक्टराइज? yes, sir, हो जाएगा। बोलो देख सकता है क्या करें? सर 6 प्लस 6 होगा सर 90 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 60। हाँ 6 यस। अच्छा यह होल स्क्वायर हो जाएगा सिंपली ना, 3t स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर और 12 को 2ab, 2 इंटू 3 इंटू टी इंटू टी, ये होल स्क्वायर हो गया। 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, होल स्क्वायर खत्म, 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू मिला -2/3, मतलब टेन थीटा का वैल्यू मिला -2/3। तो टेन थीटा स्लोप मिल गया, अब पॉइंट ए गिवन था, तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइन y माइनस y1 क्या था, -5 -4 था, y -5 -4 में एक बार फिर कितना होगा, -5 -4, यह +4 हो जाएगा, -2/3 x +5 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चे यस तो क्वेश्चंस के लेंथ को देख करके नहीं घबराना है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस देने वाला का पर्पस ही था इतना टाइम आपको इंगेज करना। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ होल स्क्वायर था, तो टाइप करने में मिस्टेक हुआ होगा। फिर समझा दे इस क्वेश्चन को, तो ठीक है समझ गए। हाँ ये तो समझ में आ गया होगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एक बार फिर बोलिए आप लोग, पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो डिस्टेंस निकालने में, थीटा निकालने में और हाँ पॉइंट हाँ पहचानेंगे कैसे, तो मेन इंक्लाइंड यदि मेजरमेंट है, इंक्लाइंड परपेंडिकुलर नहीं, तो वहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे।
अब जो है नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं क्वेश्चंस। अच्छा यहाँ पर तो होमवर्क ये तो ठीक है, ये स्लाइड खत्म हो गया, दूसरा स्लाइड में हमको चलना होगा। स्ट्रेट लाइन समझिए लास्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। लेरिन अभी आ रहा है तो समझ में तब नहीं आएगा, रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों लेट हो गया लेलिन? सर वो अलार्म नहीं लगा था। ठीक है, ये सब तो इसको आगे बढ़ते हैं छोड़ करके। यहाँ से पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। और इन सभी का मतलब है इंक्लाइन डिस्टेंस से, r का मतलब है यहाँ पर इंक्लाइन डिस्टेंस। देखिए कुछ टॉपिक स्ट्रेट लाइन का है जो हाईली इंपॉर्टेंट है, एक बार हम आपको कोट करते हैं। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, याद है टॉपिक आप लोगों को? यस सर। 3 तरह का फैमिली पढ़े थे इसमें, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड बोलो। फैमिली ऑफ लाइंस में 3 तरह का था, पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड फैमिली ऑफ एनीवन कनकरेंट लाइंस। दूसरा जो था इसमें फैमिली ऑफ लाइंस के बाद पैरामेट्रिक फॉर्म जो अभी चल रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म। और एक और आगे आएगा होमोजेनियस मेथड, होमोजेनियस। ये 3 मेथड जो है स्ट्रेट लाइन में हाईली इंपॉर्टेंट है, मतलब यह हर चैप्टर में आपको मिलेगा, मतलब यह आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आएगा सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, हर जगह ये तीनों मिलेगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का एक बार और समझिए कहाँ पर यूज करते हैं। मान लो यह पैराबोला है और कोई पॉइंट है और कहा जा रहा है इसे कॉर्ड बनाया जा रहा है, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस r1 पहला पॉइंट का, और फिर दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस r2। अब r1 r2 में कुछ रिलेशन दिया गया है तो फाइंड समथिंग। तो देखो स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस इस पर मेजर्ड है, तो समझ जाओ पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना है, चाहे चैप्टर कोई भी हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला। तो इंक्लाइन डिस्टेंस जहाँ पर भी दिख जाए स्ट्रेट लाइन पर, तो वह क्वेश्चंस पैरामेट्रिक फॉर्म से ही सॉल्व होगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपको एवरी चैप्टर में मिलेगा। फैमिली ऑफ लाइंस तो आप जानते हैं, होमोजेनाइजेशन मेथड आएगा अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, तो उस समय इसका डिस्कशन करेंगे। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट व्हेन मेजर्ड पैरेलल टू दिस, ये क्वेश्चन हो चुका है। यह क्वेश्चन सभी हम लोग किए थे, ये जस्ट रिवीजन पर्पज से नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। कुछ अदर पॉइंट जो है नोटेबल, जिसका यूज जो है यदा कदा समटाइम्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होते रहेगा। तो ए बी सी यदि ए पी में है तो ए बी सी से क्या इक्वेशन बनेगा, ये तो शायद बताया था आप लोगों को, एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं। ए बी सी ए पी में है तो ए बी सी से क्या इक्वेशन बनेगा, बी इक्वल टू क्या इम्प्लाई करेगा, बोलो बच्चे? a plus c by 2। ए प्लस सी बाई टू। रिवर्स भी बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू है तो ए बी सी आर इन जी ए पी। कैसे यह होता है, तो बहुत आसान है। ए पी का मतलब डिफरेंस सेम होगा, तो बी माइनस ए और सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई। उसी तरह से यदि ए बी सी जी पी में है तो क्या इम्प्लाई करेगा, तो बता सकता है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा,
एनीवन? इक्वल टू सर आएगा सर 2 AC। ना, AC ओनली, प्रोडक्ट उनका आता है। जीपी का मतलब प्रोडक्ट, बी स्क्वायर इक्वल टू AC कैसे होगा? जीपी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस सेम या रेशियो सेम? रेशियो सर। रेशियो सेम। तो बी अपॉन ए डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, उसी तरह से थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, सी बाई बी, यह रेशियो इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा। एक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, नाम सुने हैं क्या एचपी का आप लोग? यस सर। क्या होता है एचपी? बोलो जल्दी, एचपी क्या होता है? एपी का रेसिप्रोकल, एपी का उल्टा रेसिप्रोकल। तो हाँ, ए बी सी एच पी में है, ए बी सी एच पी में है, तो 1/A 1/B 1/C क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। एपी में, एपी में हो जाएगा। एपी में हो जाएगा। तो एपी वाला फॉर्मूला लागू करो पहला, तो बी के जगह पर अब 1/B लिखा जाएगा, ए के जगह पर 1/A और सी के जगह पर 1/C होल बाई 2। अब एलसीएम करेंगे तो ए प्लस सी बाई 2AC हो जाएगा। तो 1/B का वैल्यू, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 2AC बाई ए प्लस सी। तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा फॉर्मूला 2AC बाई ए प्लस सी। और यह रिवर्स भी है, तो इस तीनों को याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा। यदि ए बी सी एपी में है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ए बी सी जीपी में है बी स्क्वायर इक्वल टू AC, और ए बी सी एच पी में है तो बी इक्वल टू 2AC बाई ए प्लस सी। क्लियर है? यस सर। समटाइम्स इसको ऐसे भी याद रखते हैं डायरेक्ट कि 1/B इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C होल बाई। समटाइम्स इसको भी ध्यान में रखते हैं और यह भी यूज करते हैं। जब मान लो 1/A का वैल्यू कुछ दिया हुआ है ना, तो यह फॉर्मूला ज़्यादा यूज करना आसान है इसके रिस्पेक्ट में, तो दोनों यूज करते हैं। अब नेक्स्ट नोट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स इसका अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो याद होगा आप लोगों को, बता सकते हैं जल्दी? सम ऑफ रूट्स तो -B/A। माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स B/A। सी बाई। उसी तरह से कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, तो सम ऑफ रूट इसका भी हो जाता है -B/A। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेक्स्ट कोफिशिएंट C/A, पेयर का प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गामा अल्फा, गामा, और तीनों का प्रोडक्ट तो -D/, साइन अल्टरनेट चलता है। सिंगल रूट का सम -B/A, पेयर के प्रोडक्ट का सम C/A, ऑल प्रोडक्ट -D/A। जानते थे आप लोग पहले से तो? यस सर। हाँ, ये तो सब लोग जानता है। ये जो नहीं जानते हैं इसको भी ध्यान में रखेंगे और अपने नोटबुक में नोट करके रिवाइज भी करना है इसको, क्योंकि इसका यूज अब होगा क्वेश्चंस में। इसको सिंबल में S1 लिखते हैं, इसको सिंबल में S2, इसको सिंबल में S3। क्वाड्रेटिक में जनरली S और P प्रोडक्ट लिखा जाता है सिंबल। अब देखो क्वेश्चन, यदि 4 रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो बोलो S1 का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा -B/A। S2 में क्या क्या आएगा बोल सकते हैं आप लोग? वो लोग बोलता नहीं है। जल्दी बोलो कोई, S2 में क्या क्या आएगा?
अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बस। और सर प्लस बीटा अच्छा नहीं बोल रहा हूँ बीटा तो एस टू ही लिख के छोड़ देंगे, और इसका फॉर्मूला नेक्स्ट कोफिशिएंट सी बाई ए, तरह एस थ्री हो जाएगा माइनस डी बाई, इसलिए सिंबल बनाया गया। एस फोर हो जाएगा ई बाई ए। बताइए। क्लियर है? लेकिन हम लोग को मैक्सिमम टाइम्स क्यूबिक तक ही जरूरत पड़ेगा। ये जस्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फॉर्म का है या दूसरे फार्मूला का है। अब देखिए आपको देख करके समझना है। ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू रूट थ्री एक्स, यह एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू रूट थ्री एक्स, ऐसा y इक्वल टू रूट थ्री एक्स मीट्स द कर्व, यह कर्व है एट थ्री पॉइंट्स ए बी सी, मतलब इस कर्व को स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट पर कट करता है, तो 3 पॉइंट पर इस तरह से कर्व बना दिया। अब इसका ग्राफ हम एक्चुअल ग्राफ नहीं बना रहे हैं, जस्ट रफ स्केच कर रहे हैं, रफ क्वेश्चंस को फिगर आउट कर रहे हैं। क्योंकि 3 पॉइंट पर कट कराना था, 3 पॉइंट पर कट करा रहे हैं। मान लो 2 पॉइंट पर कट कराना था तो इसी तरह से कट करा के बढ़ा देता। तो फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बन रहा है। 3 पॉइंट ए बी सी पर यह कट कर रहा है। फिर कहा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी वेयर ओ इज द ओरिजिन। अच्छा y इक्वल टू रूट थ्री एक्स और ओरिजिन में क्या रिलेशन होगा, कोई बता सकता है? y इक्वल टू रूट थ्री एक्स और ओरिजिन में क्या रिलेशन होगा? गधे बोला का क्विकली। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़े थे, सी यस इंटरसेप्ट है और सी नहीं रहेगा तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, यस ओरिजिन इसी लाइन पर लाई करेगा, 0,0। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, ओ ए का मतलब ओ से ए का इंक्लाइन डिस्टेंस, फिर ओ बी, फिर ओ सी। स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी आपको डिस्टेंस दिख जाए, चाहे वो किसी चैप्टर का हो, वहाँ पर यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी आपको यही समझा रहा था, क्लियर है? यस सर यह पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। अब ओ ए का डिस्टेंस मानेंगे R1, ओ से ए तक का डिस्टेंस मानेंगे R1, फिर ओ से बी तक का डिस्टेंस माना जाएगा R2, और ओ से सी तक का डिस्टेंस मानेंगे R3, और R1 का वैल्यू निकालेंगे, R2 का वैल्यू निकालेंगे, R3 का वैल्यू निकालेंगे, ओ ए की जगह पर रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। सब कुछ समझ रहा है? बोलो बच्चे, ये लग रहा है क्या पिछले क्वेश्चन जैसा है? जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के जैसा है? यस सर हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है ध्यान से समझिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या था ना, 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस था, तो R1 निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, R2 निकालने के लिए सेकेंड को, R3 निकालने के लिए थर्ड को। यहाँ पर ध्यान दीजिए, R1 निकालने के लिए ए का कोऑर्डिनेट इस कर्व में सेटिस्फाई कराएंगे, R2 भी निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट को इसी में सेटिस्फाई कराएंगे, और सी के लिए भी इसी में सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब तीनों के लिए एक ही इक्वेशन अवेलेबल है। ये बात समझ रहे हैं सबको? सबको समझ रहे हैं बात? डिफरेंस पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। तो R1 तो R3 तीनों के लिए चूंकि एक ही इक्वेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यह कम टाइम लेगा, क्योंकि तीनों को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों से तो एक ही इक्वेशन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि ए का कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे x1 प्लस R1 cos थीटा, तो R1 नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे, y1 प्लस R1 साइन थीटा, तो R ही लिखेंगे। अब x1 तो 0 0 है, तो R cos थीटा। अच्छा थीटा भी बता सकते हैं, यहाँ पर √3 है, तो कोई बता सकता है tan थीटा कितना हो जाएगा?
स्लोप जो है √3 है, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री तो पता है हाफ, और साइन थीटा हो जाएगा √3/2। अब इसमें ध्यान से देखिए, R1 लिख देंगे तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, R2 लिख देंगे तो B का कोऑर्डिनेट, R3 लिख देंगे तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं सब कोई? यस सर। तो हम लोग इसमें R1 R2 R3 कुछ नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे। क्यों R लिखेंगे? क्योंकि ये तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, A B C तीनों कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। इस सिंगल कोऑर्डिनेट को रखेंगे इस कर्व में, कर्व की इक्वेशन में। तो R में कितना डिग्री मिलेगा? यदि कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो कितना डिग्री का इक्वेशन मिलेगा? बोलो बच्चे, डिग्री देखो, एक्स वाई का जो डिग्री होगा वही डिग्री R का भी हो जाएगा। कोई नहीं बोला? इस A यस सर। यह कोऑर्डिनेट जो है ना सिंबॉलिक है, यह तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 3 पॉइंट है, जब कोऑर्डिनेट एक ही लिख रहे हैं तो इसको जब इस कर्व में सेटिस्फाई कराएंगे तो डिग्री 3 मिलेगा। 3 डिग्री के इक्वेशन के कितने रूट होंगे? बोलो बच्चे। बोलो जल्दी, 3 डिग्री के इक्वेशन के रूट कितने होंगे? 3 रूट होंगे। तो एक रूट R1 हो जाएगा A के लिए, दूसरा R2 हो जाएगा B के लिए, तीनों रूट इसी से मिल जाएगा, तीनों वैल्यू R1 R2 R3 का। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में बहुत सी समानता भी है और बहुत सा डिफरेंसेज भी है। प्रीवियस क्वेश्चंस में 3 बार सेटिस्फाई करना पड़ा था अलग अलग इक्वेशन को, इसमें एक ही बार सेटिस्फाई करना है कर्व को और उसी से तीनों वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यह कम टाइम टेकिंग। तो पुटिंग इन कर्व, तो कर्व में रखो x3, तो r3/8, y3 r3 3√3 क्यूब करेंगे तो /8 -3x² r²/4 प्लस y √3r/2 -2 = 0। अब इसको एलसीएम करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। r³ एक दो जगह है, कॉमन कर लो, तो 1 + 3√3 r³ -6r² प्लस 4√3r -16 = 0। अब इसका रूट्स भी नहीं निकालेंगे, इसका रूट्स मान लेंगे। इसका रूट्स हो जाएगा R1 R2 R3, क्योंकि इसी तीनों के बदले में तो यह कोऑर्डिनेट ABC का लिखा गया था R के टर्म में। इसका रूट R1 R2 R3 हो जाएगा। और जिसका वैल्यू निकालना है ना OA × OB × OC, तो OA R1 हो गया, OB R2 OB R3 OC R3। तो वास्तव में इसका रूट भी निकालने की जरूरत नहीं है, यह प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का डायरेक्ट फार्मूला होता है -D/A, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स -D/A, लास्ट टर्म -16 और बाई 1 + 3√3, यही आंसर हो जाएगा। सबने समझा? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था वह सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया था, जब IIT सब्जेक्टिव पूछता था, लेकिन वह क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस हम लोग क्लास में करते हैं। और यह क्वेश्चंस तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कर्व है, कर्व को सेटिस्फाई करने में क्या बेनिफिट है कि कितना भी पॉइंट हो, एक ही कोऑर्डिनेट रख करके उतना डिग्री का इक्वेशन बन जाने के कारण एक ही बार रखना पड़ता है। अलग अलग A के लिए, B के लिए, C के लिए नहीं रखना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो R1 R2 R3 यूज नहीं करेंगे, सिंपली R यूज करेंगे। फिगर में हम लोग देखेंगे R1 R2 R3 है, लेकिन सिंपली R यूज करेंगे। फिर पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगा, उसका रूट यूज करेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में रूट निकालना नहीं पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सम ऑफ रूट पूछा जाएगा, उसके लिए रेडीमेड फार्मूला है -D/A। तो केवल कोफिशिएंट की हेल्प से फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबको समझ गया इस क्वेश्चंस को? बोलो बच्चा। यस सर। यह क्वेश्चंस भी IIT में पूछे क्वेश्चंस है, और ऐसे क्वेश्चंस ऑफनली आते हैं।
तो कोलिनियरिटी अब 3 पॉइंट्स से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। यह लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के सभी वैरायटी हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इन सभी को नोट करिए और पूरे स्ट्रेट लाइंस को एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट हो गया इसी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एक छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद फिर सर्कल, पैराबोला, और फिर हम लोग आएंगे अलजेब्रा में। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ट्रिगो, 2D मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा 11th में इतना पढ़ना है, कैलकुलस, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी यह 12th में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे आता है? IIT या कोई भी एग्जाम, बोर्ड 2D से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और फिर कैलकुलस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 2D सबसे ईजियर है, जितना मैथ पढ़ेंगे इसमें 2D सबसे ईजीएस्ट है, ईजीएस्ट, ठीक है। मतलब इसका क्वेश्चन जो है 99.99% सोल्व कर सकते हैं IIT का, ठीक है। और एज स्टूडेंट सोचिए तो 90% तो सोल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अच्छा कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स IIT के लिए काफ़ी मतलब रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में ना आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ मैथ में होगा, ठीक है। मज़ा आएगा सबसे मैथ में, तकलीफ ज़्यादा इसमें होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही आपका जो है सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रेट लाइन यदि स्ट्रॉन्ग हो गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 90% स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, ठीक है। तो पूरे IIT किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके इतने चैप्टर को मत देखो, किस पर डिपेंड कर रहा है? ओनली चैप्टर पर। कौन सा? स्ट्रेट लाइन प्लस एक इसका जो है ना बूस्टर है, बूस्टर बेसिक मैथ। मतलब ये 2 पार्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लिए तो फिर आपको IIT से डरने की जरूरत नहीं है। केवल इतना पढ़ करके आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। बेसिक मैथ बूस्टर है और स्ट्रेट लाइन मेन पोर्शन। तो स्ट्रेट लाइंस को आप जितने क्वेश्चंस आपको मिला हुआ है सबको सॉल्व कीजिए, और इंक्लूडिंग IIT क्वेश्चन में, ठीक है। सोल्व नहीं होता रहता है क्वेश्चन, बोलो बच्चे। पर क्वेश्चन में सोल्व नहीं होता है, ज्यादा क्वेश्चन में सोल्व नहीं होता है। हाँ, तो सॉल्व नहीं होता है तो उसी के लिए तो इतना बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन सब बढ़ रहे हैं। कोई वैरायटी का क्वेश्चन छोड़े नहीं है, ठीक है। बाद में क्या होता है ना, जैसा जैसा बैच परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो परफॉर्मिंग खराब होगा तो अब ऐसे क्वेश्चंस पढ़ा देंगे क्लास से, ठीक है। आपको क्लास लेने से पहले सब क्वेश्चन डिलीट करके फिर पढ़ाया जाए। तो अभी तक जो है डिलीशन वाला वर्क नहीं शुरू हुआ। तो आप अपना परफॉर्मेंस यदि अच्छा नहीं रखते हैं सब लोग, तो आगे के चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस को क्लास शुरू करने से पहले ही डिलीट कर देंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को। इसलिए अपने परफॉर्मेंस को सही रखिए। और क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन सॉल्व करना चैलेंजिंग तो होगा ही, इसके लिए डाउट पूछना पड़ेगा। फिर आपको नहीं सॉल्व हो रहा है तो डाउट पूछना है। जैसे अभी तो क्लासरूम देखा नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्लासरूम है या क्लासरूम है, ठीक है। हाँ, इसके बाद ऑफिस है, यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर 3-4 चेयर है, यहाँ पर बैठ कर डाउट बताते हैं हम। तो हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ बैठने वाले स्टूडेंट का IIT में नहीं होने वाला है, जो यहाँ बैठता है ना उसका IIT में हो। समझे बात? यस सर। मतलब डाउट सर, डाउट पूछ। हाँ, डाउट से क्या होता है ना कि मेरा स्किल जो है डायरेक्ट आप में ट्रांसफ़र होता है। क्लास में क्या है ना, मैथ ट्रांसफ़र होता है, स्किल ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैथ का फार्मूला जो हम फार्मूला जानते हैं आपके कॉपी में चला गया। जो स्किल है, मेन स्किल जो है जिससे हम सोचते हैं, उसका कम्युनिकेशन जो है डाउट सेक्शन में ही होता है। तो जो बुकारों में है डाउट पूछने आ सकते हैं, टाइम लेकर के हमसे कभी भी पहले टाइम सेट कर लेना है। मान लो तुमको आज या कल डाउट पूछना है तो एक बार हमसे बात करके टाइम सेट कर लीजिए, हम कब अवेलेबल रहेंगे।
और अभी तक ऑफिस प्रॉपरली नहीं खुल रहा था। आज से जो है ऑफिस 11 बजे से लेकर के 6-7 बजे शाम तक डेली खुला रहेगा। तो आप कभी भी वहाँ जा कर के बैठ के पढ़ सकते हैं, जो यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। स्ट्रेट लाइन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेसिक मैथ आप कर चुके हैं, उसका भी रिवीजन करते रहिए। ठीक है, इसके बाद जो होगा ना, इसके बाद का जो पोर्शन होगा आपके अभी तक के प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस किया जाए या नहीं किया जाए, इसलिए स्ट्रेट लाइंस जो है आप स्ट्रॉन्ग कीजिए पूरे कंप्लीट पोर्शन को पढ़ने के लिए। ठीक है ना? यस सर। हाँ, यस ठीक है। आज क्लास यहीं पर हम रखते हैं, पूरा टाइम कंप्लीट हो चुका है। अपना स्कूल बुक भी जरूर बनाइए। ठीक है।